जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक दिन के ब्रेक के बाद मैं फिर एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, संडे में हमारी कोई क्लास नहीं आती है, ये ध्यान रखना। जो भी आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट किए होंगे तो उनसे आपको फ़ायदा मिला होगा। तो आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती मॉक टेस्ट सीरीज़ है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो सही जवाब होगा आपका राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। राजस्थान का डांस है घूमर। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, राजस्थान का एक डांस और याद रखिएगा, कालबेलिया। कालबेलिया डांस, और कालबेलिया डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो कालबेलिया, घूमर, इसके साथ साथ आपको याद रखना है सुईसिनी। सुईसिनी ये कहाँ का डांस है? तो ये भी राजस्थान का डांस है। और इसके साथ साथ कच्छी घोड़ी भी राजस्थान का डांस होता है। तो राजस्थान में घूमर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का डांस याद रखिएगा, लावणी। लावणी कहाँ का डांस है? तो महाराष्ट्र का डांस है। और साथ साथ आपको याद है तमाशा। तमाशा भी महाराष्ट्र का डांस है। क्लियर? गुजरात का सबसे फेमस डांस टिप्पानी है। टिप्पाणी। और कौन सा? गरबा। टिप्पानी और गरबा। और भवई भी होता है, गुजरात में भवई भी किया जाता है, ये भी आप याद रखना। महाराष्ट्र की बात, मध्य प्रदेश की बात करें तो मांझ सबसे फेमस डांस है यहाँ का, मांझ। और कौन सा? मटकी। तो मांझ और मटकी कहाँ के डांस है? मध्य प्रदेश के। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? कहा गया है भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, जापान की बात करें अगर हम, तो जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन। जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन। और निप्पन का मतलब क्या होता है? उगते सूर्य की भूमि। निप्पन का मतलब होता है उगते सूर्य की भूमि। एक चीज याद रखिएगा, जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान की संसद को डायट कहा जाता है। क्लियर? याद रखना। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। अच्छा, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो तीन शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखे जाते हैं, वो इसी देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से दोहरी संसदीय प्रणाली ली गई है। जो दो सदन की संसदीय प्रणाली है, वो एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। रिट रिट जो दायर की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, तो रिट का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद आया, न्यायिक समीक्षा आई है, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान के संविधान से ली गई है। अच्छा, भारत में संविधान दिवस कब होता है? तो 26 नवंबर को होता है। और भारत का संविधान अपने हाथ से किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा है। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों, नागरहोल टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये आपके ऑप्शन है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक में है नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपको याद रखना है। नागरहोल, बांदीपुर, बंदरघट्टा, ये सारे जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। दोस्तों, मैं बात करूँ टाइगर की, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ और 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस होता है। क्लियर? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। तो आपसे पूछा गया था नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है?
तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में है नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है केरल। केरल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये आप याद रखिएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये केरल में है। क्लियर। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना, सतपुड़ा, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था नागरहोल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? दोस्तों रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा है? ऑप्शन पोलैंड जर्मनी, फ्रांस जर्मनी, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान। तो रेडक्लिफ लाइन की हम बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान, ये आप याद रखना। अच्छा, अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान की सीमा की, तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा अर्धसैन्य बल कार्य करता है? बीएसएफ करता है, बीएसएफ करता है, ये आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो बीएसएफ जो है अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में और, तो पाकिस्तान की जो पूर्व राजधानी थी वो क्या थी? कराची। पाकिस्तान की पूर्व राजधानी थी कराची और अभी कौन सी है? इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी है इस्लामाबाद और पूर्व राजधानी थी कराची। क्लियर दोस्तों, पूछा जाता है। और पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस हुआ था, 14 अगस्त 1947। क्लियर। तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो डूरंड, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा होती है। चलो कमेंट में लिख के बताओ, फ्रांस और जर्मनी की सीमा क्या कहलाती है? कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा है, मैनरहिम रेखा है? कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की संसद क्या कहते हैं? बुंडसटैग। याद रखिएगा, जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जर्मनी की संसद बुंडसटैग। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ आते हैं? फ्रांस में। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में आते हैं। और दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश भी कौन सा था? फ्रांस ही था। क्लियर, याद रखिएगा। तो अच्छा, पोलैंड की मुद्रा क्या है? जलोटी। पोलैंड की मुद्रा जलोटी है, ये आप याद रखिएगा। पोलैंड की मुद्रा जलोटी। रेडक्लिफ रेखा कहाँ पे थे? भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह मुगल शासक, अच्छा मुगल शासक अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस शहर में की गई? दोस्तों अकबर जो है ये मुगल वंश का तीसरा राजा है और इसके द्वारा जो इबादत खाना है इसकी स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में की गई थी। ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना वो स्थान था जहाँ पर अकबर अपनी धार्मिक सभाएं आयोजित करता था। तो ये आप याद रखिएगा, इबादत खाना कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ पर? आगरा। तो आगरा में अकबर का मकबरा है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तबला। अकबर तबला बजाता है। क्लियर, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, आगरा में अकबर ने एक उत्सव शुरू किया था, सुलह-कुल। सुलह-कुल उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था सुलह-कुल उत्सव। ये आगरा मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, याद रखिएगा। तो इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के कार्य संपादन के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संसद के जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी व तमिल, उर्दू व हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू, हिंदी व अंग्रेजी। दोस्तों हमारे संसद के जो कार्य होते हैं वो किन भाषाओं में संचालित होते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी व अंग्रेजी में हमारी संसद के कार्यों का संपादन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कितने भाग हैं, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट।
हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। याद रखिएगा आर्टिकल 79 इस बात का उल्लेख करता है कि भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। तो संसद के कार्य हिंदी व अंग्रेजी में किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी जो नई संसद भवन बना है इसका वास्तुकार कौन है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है। कमेंट में लिख के बताओ। क्लियर, ये आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, अर्जेंटीना के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं इनको कहा जाता है पंपास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पंपास अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास स्थल है। डाउन्स कहाँ पे होते हैं, डाउन्स घास के मैदान, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। पुस्तास की बात करें तो हंगरी में होते हैं पुस्तास घास के मैदान। और किसकी बात करें, लानोस, वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उन्हें लानोस कहा जाता है। तो अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें इस शब्द की, घास की, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्रेस्टोलॉजी क्या है, तो आप याद रखिएगा एग्रेस्टोलॉजी घास का अध्ययन होता है। एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन होता है। क्लियर, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी सारे आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गतका भारत के किस राज्य की मार्शल आर्ट है। दोस्तों, गतका मार्शल आर्ट जो है ये सिख धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म कहाँ, मतलब पंजाब। तो गतका पंजाब की मार्शल आर्ट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, पंजाब का एक डांस याद है, गिद्धा। गिद्धा कहाँ का डांस है, पंजाब का। दूसरा भांगड़ा पुरुष करते हैं, गिद्धा महिलाएं करती हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन सा डांस, तो पंजाब में किकली भी होता है, किकली डांस भी किया जाता है। सुम्मी भी होता है, सुम्मी। तो ये आप याद रखिएगा, पंजाब में गिद्धा, भांगड़ा, किकली और सुम्मी ये सारे लोक नृत्य होते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम बात करें केरल की, तो केरल में आप याद रखना कलारीपयट्टू। केरल की जो मार्शल आर्ट है वो है कलारीपयट्टू, तलवार के साथ खेली जाती है ये। तो कलारीपयट्टू केरल की मार्शल आर्ट है। मणिपुर की कौन सी है, थांगटा मणिपुर की है। तो ये भी आप याद रखिएगा, थांगटा मणिपुर की मार्शल आर्ट है। क्लियर, यूपी की आप जानते हैं मर्दानी खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है। आपके ऑप्शन है गंगा नदी, उमियम नदी, नर्मदा नदी या ज्वारी नदी। दोस्तों, धुआंधार जो जलप्रपात है ये जबलपुर में बनता है। जबलपुर मध्य प्रदेश की बात आपसे हो रही है, तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है जबलपुर में। याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है ज्वारी नदी गोवा में बहती है और इस नदी पर एक झरना है, दूध सागर झरना, ये गोवा में है और ये ज्वारी नदी पर बनता है। ज्वारी मांडोवी की सहायक नदी है। क्लियर, उमियम नदी की बात करूँ तो उमियम नदी मेघालय में बहती है और ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। उमियम झील है, सॉरी एक्चुअल में ये, तो ये आप याद रखना, उमियम झील या उमियम नदी ये मेघालय में बहती है। गंगा की बात करूँ तो गंगा बनती है देवप्रयाग में गंगा बनती है। और किन नदियों का संगम है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर गंगा बनती है। आपसे पूछा गया था धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हमें बतानी है। ऑप्शन है महेंद्रगिरी, धूपगढ़, सद्भावना पीक या गुरु शिखर। इसका सही जवाब क्या होगा, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। धूपगढ़ पंचमढ़ी के पास में है, तो ये आप याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी धूपगढ़। अच्छा, सद्भावना पीक ये विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना पीक। गुरु शिखर की बात करूं तो अरावली जो भारत में सबसे पुराना अपशिष्ट पर्वत है, बलित पर्वत नहीं है, अपशिष्ट पर्वत है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर।
ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली श्रेणी की, सद्भावना पीक विंध्य श्रेणी की और सतपुड़ा की है धूपगढ़। दोस्तों अगर मैं बात करूं पर्वत की, तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, 11 दिसंबर। और ओरोलॉजी क्या होता है? पर्वतों का दिन ओरोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों मृच्छकटिकम एक नाटक है जो संस्कृत में लिखा गया है और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी शूद्रक। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम नाटक लिखा गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 मई, 3 मई, 2 मई, 4 मई। तो वो पहले तो आप याद है टूना होता क्या है? टूना एक प्रकार की मछली है, ये आप देख रहे होंगे। ये मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है, अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो इस मछली का अत्यधिक दोहन किया जा रहा था और इसकी संख्या हमारे समुद्र में घटती जा रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मछली को बचाने के लिए विश्व टूना दिवस मनाने की शुरुआत की और ये दिवस जो होता है हर साल वो 2 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। टूना एक प्रकार की मछली होती है, याद रखिएगा 2 मई इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीलंका की प्रशासनिक व विधायी राजधानी क्या है? दोस्तों श्रीलंका की प्रशासनिक व विधायी राजधानी आपको बताना है, ऑप्शन है गाले, ट्रिंकोमाली, जयवर्धनेपुरम कोट्टे या कोलंबो। तो श्रीलंका की प्रशासनिक व विधायक राजधानी कौन सी है? ये विधायक नहीं, एक्चुअली विधायी है ये, ठीक है, विधायी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की प्रशासनिक व विधायी राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कौन सी है? कोलंबो। अगर आर्थिक राजधानी पूछेगा तो कोलंबो है और प्रशासनिक राजधानी पूछेगा तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, श्रीलंका जो है इसकी भाषा क्या है? सिंगली। श्रीलंका की भाषा सिंगली है, तो ये भी आप याद रखें। और श्रीलंका में एक जनजाति रहती है बेद्दा, बेद्दा जनजाति। और श्रीलंका में कौन से लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले। और कौन से बौद्ध धर्म को मानते हैं? तो थेरवाद शाखा को मानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों श्रीलंका के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, देखो श्रीलंका जो है ना, दुनिया में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री जो बनी वो श्रीलंका में बनी थी, नाम था श्रीमाबो भंडारा नायके। क्लियर, याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोटरडम बंदरगाह किस देश में है? दोस्तों रोटरडम बंदरगाह ये यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इस बंदरगाह से यूरोप में। और ये बंदरगाह कौन सी नदी पर है? राइन नदी पर। राइन नदी जिसे कोयले की नदी भी कहा जाता है, तो राइन नदी पर रोटरडम बंदरगाह है नीदरलैंड में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। तो ये आप याद रखना, रोटरडम बंदरगाह कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। ठीक है, और नीदरलैंड का एक शहर और भी है, द हैग। द हैग में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में ही है। क्लियर, तो आपको याद रखना है रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गिनी। गिनी देश की राजधानी क्या है? दोस्तों गिनी ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? कोनाक्री, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गिनी की राजधानी कोनाक्री है। सैन जोस की बात करें तो कोस्टा रिका, कोस्टा रिका एक देश है, तो कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस, याद रखना, इसके बारे में पूछा जाता है। तो गिनी की राजधानी कोनाक्री है। ये ऑप्शन देख रहे होंगे जहाँ पे ये गोला काला हुआ है मैंने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। दोस्तों राज्य की जो संचित निधि होती है, संचित निधि मतलब जो सरकार टैक्स से पैसा जमा करती है ना, वो संचित निधि में जाता है। सरकार की आय से जो भी धन उसको मिलता है वो संचित निधि होती है उसकी। तो राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा या राज्य के वित्त मंत्री द्वारा। दोस्तों संचित निधि का संचालन राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी, राज्य के विधानमंडल द्वारा संचित निधि का संचालन किया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों ध्यान देना, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख,
ऑप्शन है मुख्यमंत्री का सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। तो आप याद रखिएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये आप याद रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और जब तक राष्ट्रपति चाहे उनकी इच्छा तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो जब तक राष्ट्रपति चाहे। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो आप याद रखिएगा राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष। क्लियर? पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक द प्रेजेंट डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों द प्रेजेंट डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रेजेंट डायरी ये जेल में लिखी गई एक किताब है। जब लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण को जेल होती है तो वो अपनी किताब लिखते हैं। तो ये जवाब होगा आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किताब है प्रेजेंट डायरी। लोकनायक, इनको लोकनायक की उपाधि मिली है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्होंने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। और ये मतलब किसके उसमें थे? तो ये आपके मतलब राजनीतिक दल के विहीन थे। ठीक है, भारत में सत्ता जो हो राजनीतिक दल के से अलग होनी चाहिए, उसका ये पक्षधर थे। तो ये आप याद रखिएगा, प्रेजेंट डायरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की किताब कौन सी है? तो वो है द ओरियन। तो ये आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की किताब द ओरियन है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, द ओरियन। और एक कौन सी है? गीता रहस्य है। गीता रहस्य भी बाल गंगाधर की किताब है। तो ये भी आप याद रखना। तो प्रेजेंट डायरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो दोस्तों भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन सी झांसी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी झांसी। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर? वाराणसी में। और केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, चरागाह अनुसंधान केंद्र झांसी और ड्रग्स अनुसंधान केंद्र लखनऊ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जाता है तो झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सऊदी अरब की राजधानी है। दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी, पहले मैप देख लेते हैं। ये सऊदी अरब का एक मैप है, पूरा आप देख रहे होंगे। और ये है आपकी सऊदी अरब की राजधानी, जो आपका लाल बिंदु हो रहा है। तो ये क्या है? आपका रियाद। और ये जो शहर है कौन सा है? जेद्दा। तो ये जेद्दा शहर है और ये रियाद शहर है। जेद्दा पश्चिम में आता है आपका। तो यहाँ देखें अगर हम, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? ऑप्शन है काहिरा, रियाद, अबू धाबी या दुबई। ऑप्शन बी सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। याद रखना, रियाद। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो इस्लामिक सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस्लामिक सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन, तो इसका मुख्यालय जेद्दा में है। इस्लामिक सहयोग संगठन जेद्दा। क्लियर? याद रखना। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और ये जो मतलब सऊदी अरब का एक शहर है जेद्दा, यहाँ पे इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय भी है। अच्छा, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती? याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किस देश में एक भी नदी नहीं बहती, तो सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं बहती। क्लियर? याद रखना। आपसे पूछा गया था सऊदी अरब की राजधानी रियाद, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा गया है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थाईलैंड, तिब्बत, भूटान या म्यांमार। ऑप्शन डी म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। याद रखना। अच्छा, पैगोडा का मतलब क्या होता है? पैगोडा मतलब बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, ये बहुत सारे आप बौद्ध मंदिर देख रहे होंगे जो फोटो में, तो ये पैगोडा है उसके। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश वो है म्यांमार। ठीक है दोस्तों। अच्छा, म्यांमार जो है इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। इसकी राजधानी क्या है? नेपाइडो।
नेपाइडो, ये भी आप याद रखो। इसकी मुद्रा क्या कहलाती है? क्याद। म्यांमार की मुद्रा क्याद कहलाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो म्यांमार जो है ये स्वर्णिम पैगोडा का देश है। क्लियर, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान को क्या बोलते हैं? ड्रिक्यूल। भूटान का नाम क्या है? ड्रिक्यूल। क्लियर। और भूटान का एक नाम और है द लैंड ऑफ थंडर, द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम है। क्लियर, याद रखना। तो आपसे पूछा गया था स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? भारत भूटान, नेपाल भूटान, नेपाल व चीन, भारत व नेपाल। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल व चीन, चीन की जगह तिब्बत भी कह सकते हैं हम, तो नेपाल व चीन की सीमा पर स्थित है, ये आप याद रखना। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी नई ऊंचाई कितनी मानी गई? 8,848, 8,848.86 मीटर मानी गई है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल व चीन की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष सबसे पहली बार चढ़ाई की गई थी? तो वो 29 मई 1953 को चढ़ाई की गई थी। 29 मई 1953 को सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी, ये आप याद रखना। कौन कौन चढ़े थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस भी होता है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसरो द्वारा किस तिथि को GSLV Mk3 रॉकेट का प्रयोग करके चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? दोस्तों, इसरो द्वारा जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ उसकी डेट क्या थी? तो देखो, ये आप चंद्रयान 2 देख सकते हैं, 22 जुलाई 2019। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 22 जुलाई 2019। अच्छा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ये आप याद रखना। अगर आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन कि आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? तो आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 2 सितंबर 2023। क्लियर, याद रखिएगा। और मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। तो ये आप याद रखना, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है? दोस्तों, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक मैप है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका 8 डिग्री चैनल। तो ये नीचे 8 डिग्री चैनल है, ये आपका मिनिकॉय है और ये मालदीव है। तो ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। क्लियर, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन मैंने नए क्वेश्चन इसमें शामिल किए थे, इन्हीं क्वेश्चनों को और रिवाइज कराऊंगा आपको। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।